नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 1 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत में मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ आपको। कोर्ट का केस का डिसीजन आया है कल और अगली तारीख भी दी गई है। तो जो स्टूडेंट की तरफ से अपीयर हुए थे उन्होंने मांग किया था कि मेंस पर स्टे लगा दिया जाए। 70 बीपीएससी जो मेंस है इस पर स्टे लगाने की मांग की थी उन्होंने। कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने बोला कि हमें भी स्टे नहीं, क्योंकि स्टे लगाने के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए, सॉलिड आधार चाहिए। हम आपकी बातों में आकर केवल स्टे नहीं लगा सकते हैं। अगला डेट भी दिया है, 4 तारीख का साइड डेट दिया है। लेकिन जैसा मैंने न्यूज़ में ही देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा न्यूज़ में मीडिया पर्सन बता रहे हैं, मैं तो कोर्ट में नहीं था, कि कोर्ट का जो रुख है वो सकारात्मक नहीं है छात्रों को लेकर के। तो री एग्ज़ाम का अगर आप होप बहुत ज़्यादा लेकर पढ़ाई छोड़ करके बैठे हुए हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको हमेशा ही सही सजेस्ट करता हूं कि कृपया अपनी पढ़ाई बनाए रखें निरंतर रूप से, इन सब चक्करों में ना पड़ें। अगर डिसीजन आता है तो देखा जाएगा और अगर नहीं आता है तो भी आपका कुछ खास नुकसान, पढ़ाई नहीं छूटेगा। मेन आपका ये चीज़ होना चाहिए, ओके। तो इसका भी ध्यान में रखिएगा। मेंस को लेकर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी, क्योंकि 70 बीपीएससी बहुत सारी सीटें हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपना कैरियर बनाना है। अफवाहों में मत पड़िएगा, डेडिकेटेड होकर पढ़िएगा। प्रीलियम के भी लिए भी 71 के लिए पढ़िएगा डेडिकेटेड होकर, क्योंकि अपने समय पर एग्ज़ाम होगा। इलेक्शन है तो सब कुछ समय पर होगा। मैं आज ही आपको मार्च महीने में ही बता रहा हूँ, ओके। देखिए आज का हेडलाइन क्या है बंधुओं। तो हेडलाइन है कि ये ओवल ऑफिस है कहाँ का, तो वाइट हाउस का। वहाँ पर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है इनका, और ये ट्रंप महोदय हैं। इन दोनों के बीच में लिटरली अगर आप वीडियो देखेंगे जैसे लगेगा लड़ रहा है कोई। तो इन दोनों ने खूब बहसबाजी की है, क्या क्या नहीं बोला गया है। दोनों ने खूब जम के बहस के, लगेगा नहीं कि आपको दो वर्ल्ड लीडर जो हैं, दुनिया के स्तर के बड़े नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं। हालांकि आपको देखकर ये लगेगा कि भाई क्या हो गया, ये मोहल्ले की लड़ाई हो रही है क्या। ठीक है, दरअसल में ट्रंप जो हैं वो इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और उनका रुख और रूस का रुख जो है ये एक समान, एक पेज पर आ गया है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप क्या सोच पा रहे हैं इन चीज़ों को देखकर? थोड़ा सा सोच की सीमा आपकी नापता हूँ। ये चीज़ें बकवास नहीं है, मैं बस जानना चाह रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ट्रंप जो हैं वो बस युद्ध को ख़त्म करवाना चाहते हैं। नहीं गुरु, इतना सिंपल नहीं है। अमेरिका बहुत लंबे टर्म की सोचता है, हम लोग छोटे दृष्टिकोण से सोचते हैं। अमेरिका बहुत दूर की सोचता है। उसको एक चीज़ खटक रही है। उसका एक जो प्रतिद्वंदी है वो है चीन। चीन और रूस में करीबी बढ़ जाएगी अगर अमेरिका रूस से दुश्मनी करेगा तो, जो कि हुआ भी है। इसलिए वो क्या कर रहा है ना, यूक्रेन की बलि चढ़ा रहा है। यूक्रेन की बलि चढ़ाएगा और रूस को खुश कर देगा। और रूस और अमेरिका हो सकता है जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दोनों देशों ने साथ में लड़ा था, उसी प्रकार से मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप देखेंगे कि रूस और अमेरिका की करीबी बढ़ेगी। और चीन को ये दूर करना चाहते हैं रूस से, जिससे उसको अलग थलग किया जा सके चीन को आसानी से। क्योंकि चीन और रूस अगर मिलते हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। किसके लिए? तो अमेरिका के लिए। जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान अगर मिलते हैं, 2 फ्रंट वॉर का सिचुएशन बन जाता है, भारत के लिए डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। उसी प्रकार से अमेरिका लॉन्ग टर्म की सोच रहा है। वो यूक्रेन की बलि चढ़ाएगा। वो यूरोप को बोल रहा है कि अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करो, क्योंकि अब हम पूरब की तरफ में ध्यान देंगे, हम वेस्ट की सुरक्षा नहीं करेंगे। अब रूस से आप सभी को खतरा नहीं होगा, क्योंकि रूस और अमेरिका मित्र बनने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। मैं आज ही आपको समझा रहा हूं। अगर ये सही से बैठ गया यूक्रेन का डील, तो उसके बाद ये चीन पर ध्यान देंगे और ताइवान और चीन के इशू को लेकर थोड़ा सा आपको कन्फ्लिक्ट दिखेगा। तो ये यहाँ पर मुख्य मोटिव है जो आपको समझना चाहिए था लॉन्ग टर्म में। हेडलाइन क्या है आज का बंधुओं? हेडलाइन वही है, आपको मैंने कल बताया था कि ईयू की जो प्रमुख हैं ये भारत आई हुई हैं, और भारत और ईयू के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट कि 2025 के अंत तक भारत और ईयू के बीच में क्या हो जाएगा, एफटीए साइन कर लिया जाएगा। आज हम इस बला को भी समझेंगे कि दरअसल में एफटीए नाम की चिड़िया है क्या, क्यों ये इतना उड़ रही है, ज़रा इसको समझेंगे कि क्या है ये। और उसके अलावा एक और टॉपिक डिटेल में हम लोग समझेंगे। 2-3 टॉपिक है आज, आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा।
बातचीत हो रही है, जैसे दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन होता है ना, कि हम आपको ये सस्ता में देंगे तो आप मुझे ये चीज़ सस्ता में दीजिए, हम कुछ सस्ता आपके यहाँ से नहीं लेंगे, हम कुछ ही चीज़ों पर FTA लागू करेंगे। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अब ये क्या बला है, तो ये जब मैं FTA आपको समझाऊंगा तब आपको डिटेल में समझाता हूँ। शुरू करते हैं आज का। देखिए पहला टॉपिक, उससे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जिनका प्रीलियम में रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनको 71 BPSC देना है, मैं आपको एक चीज़ बस बता देता हूँ, आज के बाद फिर मैं इस चीज़ की कभी चर्चा नहीं करूँगा। हर दिन, जितने दिन अभी से लेकर प्रीलियम तक होगा, नो मैटर सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, हर दिन अगर आपने खूब डेडिकेशन से पढ़ा, जी तोड़ पढ़ाई की, जी तोड़ घसा, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगले साल आप कुछ न कुछ कहीं पर सेलेक्टेड होंगे। एक दिन भी आपने आनाकानी की, इधर उधर भागे, आप दूसरे एग्ज़ाम में लग गए, डेडिकेशन नहीं रहा, हवाई वाली पढ़ाई की कि लाइब्रेरी गए, रील देख के आ गए, संतुष्ट हैं कि बस लाइब्रेरी जा रहे हैं 10 घंटे के लिए, तो नहीं होने जाना। 100 कैंडिडेट अगर तैयारी करते हैं तो मोर देन 95 यही करते हैं। गली गली से मैं वाकिफ़ हूँ, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत होती है। आपका रिज़ल्ट हुआ है, नहीं हुआ है, आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो कोई आपसे बहुत अच्छा लिख रहा होगा, है ना। अंतिम बार मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे पता नहीं कहाँ हैं आजकल, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही से। पढ़िएगा, मैं तो यही बोल सकता हूँ आपको। देखिए अगला क्या है, आज का न्यूज़ क्या है। आज का जो पहला न्यूज़ है वो है यूनियन कार्बाइड से रिलेटेड। यूनियन कार्बाइड का आपने नाम सुना है, ये कंपनी है यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था 1985 में, तो इसी गैस प्लांट से गैस लीक हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। IIT JEE के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था इन्होंने कि किस गैस की लीक की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और BPSC में भी पूछा इन्होंने, बहुत पहले पूछा, अभी नहीं, 20-25 साल पहले का एक देखेंगे सवाल मैंने देखा था कहीं, तो पूछा था इन्होंने। मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, ये बहुत ही जहरीली गैस है, इसके लीक की वजह से भोपाल में आज तक के पृथ्वी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में से एक हुआ था। ओके, अब उसका जो वेस्ट पड़ा हुआ था इतने दिनों से भोपाल शहर में, कुछ दिन पहले उस वेस्ट को पीथमपुरा नामक एक जगह है, भोपाल में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश में, भोपाल में नहीं है, भोपाल शहर से दूर। वहाँ पर उस वेस्ट को जलाया जाएगा। वहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि आप शहर का कचरा लेकर यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जला रहे हो आप, ये जहरीले हैं सारे के सारे, टॉक्सिक हैं ये सारे, और इनकी वजह से वहाँ के आस पड़ोस के लोग प्रभावित हो रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत प्रदान नहीं की। उन्होंने बोला कचरे का निपटान करना है तो करना ही पड़ेगा। लोकल लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो पाई है। चर्चा में है, इस मुद्दे को ज़रा समझ लेते हैं, क्या पता पूछ ले आपसे। आपदा प्रबंधन में क्या पता इस बार इंडस्ट्रियल आपदा आपसे पूछ ले। आपदा प्रबंधन से एक सवाल आते हैं गुरु, BPSC मेंस में एक सवाल की गारंटी होती है, GS2 पेपर में एक सवाल पूछा जाता आपदा प्रबंधन से, खासतौर से बिहार से रिलेटेड आपदा पूछा जाता है। लेकिन करंट अफेयर चूंकि शॉर्ट आंसर में भी पूछता है अब, इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक भी करवा देता हूं कि अगर पूछे तो आपके पास में टर्मिनोलॉजी हो, जैसे यूनियन कार्बाइड एक टर्मिनोलॉजी है, इसके जिक्र आप जरूर करेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड के जिक्र आप जरूर करेंगे। 1985 में हादसा, 84 में हुआ था हादसा, ये भी आप जिक्र जरूर करेंगे। 84 के दिसंबर माह में हुआ था। ओके, भोपाल आपदा स्थल पर गैर निस्तारित जहरीला कचरा, मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड ने फैला 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाकर भोपाल गैस त्रासदी में प्रभावित लोगों की याद में हिरोशिमा नागासाकी की तर्ज पर मेमोरियल बनाना चाहती है। अब उस कचरे को जलाया भी जाएगा। मेमोरियल क्या बना रहे हो? जिसने ये आपदा करवाया, यूनियन कार्बाइड के मालिक को आपने चार्टर प्लेन में बिठा करके देश से बाहर भेज दिया। आपने देखा है वेब सीरीज रेलवे मैन करके आया था कुछ दिन पहले ही, भोपाल गैस त्रासदी पर ही, नेटफ्लिक्स पर, देखिएगा अगर फुर्सत मिले तो। NGT की चेतावनी और निर्देशों के बावजूद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड परिसर 1984 भोपाल गैस त्रासदी स्थल पर संग्रहित 337 मीट्रिक टन खतरे का निपटान अभी तक नहीं किया गया। NGT ने बोला था कि क्यों इस कचरे को आपने रखा हुआ शहर के बीचों बीच, आप इसका निपटान क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने कचरे के निपटान के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 2600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी दिया था और इसका निपटान नहीं किया गया। आधिकारिक एजेंसियों को भूजल में 6 ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मिले हैं जो 100 साल से ज़्यादा अपनी विषाक्तता को बनाए रखते हैं। अब इस कचरे के कारण क्या, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिट्टी में पारे की मात्रा सुरक्षित स्तर की तुलना में कई अधिक पाई गई। क्या क्या पाया जा रहा है? ये सारे टॉक्सिक चीज़ें होती, पारा, आर्सेनिक, ये कैंसर फैलाते हैं गुरु, पेट के कैंसर फैलाते हैं आर्सेनिक, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत खतरनाक है ये सब।
और ये सब वहाँ के पानी में घुल गया, पॉल्यूटेंट हो गए हैं, सारे के सारे पॉल्यूशन फैल गया ग्राउंड वाटर से लेकर मिट्टी तक में। परीक्षण भस्मीकरण, देखिए क्या है ये, UCIL के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी अदल पहले 336 मिलियन टन खतरनाक पदार्थ थे, जिनमें से अगस्त 2015 में पीथमपुरा में एक सुविधा में परीक्षण के आधार पर लगभग 10 मीट्रिक टन कचरे को जला दिया। अब यहीं पर बाकी मीट्रिक टन कचरे जो हैं उसको भी जलाया जा रहा है यहीं पर। तब से बहुत कम प्रगति हुई है। NEERI और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2009 के संयुक्त अध्ययन के अनुसार UCIL साइट में लगभग 1 मिलियन टन दूषित मिट्टी, लगभग 1 टन पारा बिखरा हुआ है, लगभग 150 टन भूमिगत डंप का यहाँ पर क्या है आप समझ रहे हैं, कहीं पर 1 टन पारा बिखरा हुआ हो। पारा बहुत जहरीला पदार्थ होता है। अगर आपने पीरियडिक टेबल देखा है क्या, पीरियडिक टेबल देखा होगा तो उस पर पारा जो होता है ना Hg80 कितना होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसको देखेंगे ब्लैक कलर से रहता है, ये ब्लैक कलर से वही रहता है जो जहरीला होता है बाय नेचर, इससे किसी की जान जा सकती है, इतना जहरीला होता है ये। तो ये वहाँ पर फैला हुआ है, समझिए कि मिट्टी पर ये फैला हुआ है। 2022 में NGT द्वारा नियुक्त एक संयुक्त समिति ने मिट्टी के दूषित होने की संभावना पाई थी और बोला था कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। भोपाल आपदा के पीड़ित गैर सरकारी संगठन भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की कार्यकर्ता रचना ढींगरा के अनुसार 337 मीट्रिक टन कुल जहरीले कचरे का केवल 0.05%, माने कि मतलब कचरा और भी ज़्यादा है, सरकार वास्तविक आंकड़ा जो है वो नहीं बता रही है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के भारत में कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे ना तो उसमें भी यही बताया गया कि सही से रखरखाव नहीं था कंपनी का। जो इंडस्ट्री में हर चीज़ों का सही से रखरखाव होता है तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह जो हैं ये कम होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि NTPC के ऊंचाहार प्लांट में बॉयलर फट गया, आपने सुना होगा ना, न्यूज़ में आता है इस प्रकार के न्यूज़, बॉयलर फट गया। ये सब क्यों होते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जहरीला गैस था जो रिस गया और पूरे शहर में फैल गया था वो, जिससे तुरंत कम से कम 3800 लोगों की मौत हो गई, कई हज़ार लोग महत्वपूर्ण रुग्ण था और समय से पहले मौत हो गई। यह एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना था। प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव यह हुआ कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम जैसे फेफड़े, गुर्दे और कैंसर की समस्या उत्पन्न होने लग गई थी। औद्योगिक विकास से पर्यावरण के लिए बड़े खतरे उत्पन्न हो गए। भारत में महत्वपूर्ण प्रतिकूल मानव स्वास्थ्य परिणामों के लिए पर्यावरणीय समस्या बढ़ गई। इसका एक और चीज़ हुआ, इसके बाद ना कई सारे एक्ट बनाए गए भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर और जलवायु को लेकर, साफ सुथरा इन्वायरमेंट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ढेर सारे एक्ट बने, क्योंकि उससे पहले इस तरह की चीज़ें भारत में थी ही नहीं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने कार्बनिक ऊतकों पर तीव्र प्रतिक्रिया की, जिससे त्वचा और आंखों में रासायनिक जलन हुई। भारी गैस स्थानीय नदी और अन्य जल निकाय में समा गई, जिससे यह जहरीला और पीने योग्य नहीं रह गया, जिसके परिणामस्वरूप सभी जलीय जीवन नष्ट हो गया। और इसका प्रभाव तो कई वर्षों के बाद तक बना रहा। बहुत ही खतरनाक सा गैस होता है। इसकी खासियत ये थी कि ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठ के चलती थी। तो जो लोग ज़मीन पर उस दिन सोए थे उनमें से कई सारे लोग बच गए, ज़मीन पर जो सोए हुए थे, और जो ऊंचे में थोड़ा सोए हुए थे उसमें से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 3800 लोग किसी शहर में एक रात में मर जाएं, आप इमेजिन कीजिए क्या कंडीशन रहा होगा, किस प्रकार की सिचुएशन हो गया होगा, है ना। इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी को बहुत ही भयानक माना जाता है। इसको हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक है भारत और मुक्त व्यापार समझौते। देखिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, सवाल क्या पूछा जाएगा अगर आपसे मैं बोलूँ कि ज़रा सोचिए कि सवाल क्या पूछा जाए। ठीक है, EU के साथ अभी हुआ नहीं है, EU के साथ अभी व्यापार समझौता नहीं हुआ है, तो इससे सवाल अभी नहीं आएगा, ये तो मैं तय बोल रहा हूँ। जैसे कई सारे बोल रहे हैं कि वक्फ बिल आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। जब तक कोई चीज़ बिल है, विधेयक है, जब तक कोई चीज़ प्रोसेस में ही है तब तक उसे सवाल नहीं पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, UPSC, PT, मेंस किसी में भी नहीं पूछा जाएगा। जब ये वक्फ बिल जो है ये वक्फ एक्ट बन जाएगा तब इसे सवाल पूछा जाएगा, और जब ये EU के साथ में संपन्न हो जाएगा तब ये पूछा जाएगा PT मेंस में। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या पूछ सकता है आपसे सवाल, अगर आप सोचें कि क्या पूछा जा सकता है, अगर इनकम्प्लीट भी है तो क्या पूछा, जैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, कई सारे देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता पर साइन किया है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके कुछ क्या चुनौतियां आने वाली हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसको लिखिए। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया ये।
ऊपर का एक लाइन डेकोरेटिव था। हाल ही में भारत सरकार ने कई सारे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता साइन किया। ये सब सवाल को भारी बनाने के लिए बनाए जाते हैं। सवाल इतना ही है, मुक्त व्यापार समझौता क्या है, इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है। सवाल क्या है, सवाल यही है बस। ठीक है, इस सवाल को नोट डाउन करिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इस सवाल को तोड़ते हैं ज़रा। पहला क्या है, व्हाट इज़ एफटीए, एफटीए क्या है। दूसरा क्या है, इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या होता है। तीसरा क्या है, इसका नुकसान क्या होता है। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि एफटीए क्या है तो लाभ हानि तो हम इतना तो सोच सकते हैं, इतना तो हमारा आईक्यू है ही, हम बीपीएससी पढ़ रहे हैं। लाभ हानि तो हम सोच सकते हैं, सोचेंगे तब तो सोचना आएगा ना। देखिए अब एफटीए क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया है, आज भी समझाता हूँ। इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लिख सकें, स्टेटमेंट खुद से बना सकें। ये एक देश है, ये एक ग्रुप है ईयू। ईयू में बहुत सारे देश हैं। ये है भारत, ठीक है, ये भारत है। ईयू में कोई सामान बना 100 रुपये का, भारत में कोई सामान बना 100 रुपये का। एफटीए साइन हो गया, ये सामान पर कोई भी भारत सरकार ने टैरिफ नहीं लगाया या लगभग में बहुत कम टैरिफ लगाया। ये सामान बिका मान लीजिए भारत में 101 रुपये का, और भारत का जो सामान है वो बिका 100 रुपये का। आप क्या इसको खरीदेंगे? 1 रुपये के लिए हो सकता है लोग ईयू के सामानों को खरीद लें, हो सकता है भारत के सामानों को खरीदें, ठीक रहेगा। मार्केट कोई ख़राब ज़्यादा नहीं होगा, कोई ज़्यादा तो ख़राब नहीं होगा। ईयू का सामान भी बिकेगा, भारत का सामान भी बिकेगा। वहीं पर अगर एफटीए नहीं होता है तो क्या होता है, ईयू का सामान बना 100 रुपये का, भारत में वही सामान बना है 100 रुपये का। इतना क्लियर है। भारत सरकार को लगा अगर ईयू का सामान हमारे यहाँ पर 101 में ही बिकेगा तो हमारा सामान जो है वो लोग नहीं खरीद पाएंगे, हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा उसको। याद कीजिए ब्रिटेन के जब अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार भारत आई थी तो अपना सामान उनको बेचना था, तो उन्होंने क्या किया, सस्ते दर पर सारे के सारे रेट ख़त्म करके भारत में सामान ले आए और भारत के बाज़ार को ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पाद से भर दिया था। और भारत के सामान जब ब्रिटेन जाती तो उस पर इतना भारी भरकम वो टैक्स लगाते थे, यहाँ तक कि ब्रिटेन में लोग अगर भारत का रुमाल रख लेते थे तो उन पर कानूनन सज़ा का प्रावधान कर दिया गया था। आप इमेजिन कर रहे हैं क्यों? ताकि भारत के सामान को लोग ना खरीदें। तो अगर ब्रिटेन का ईयू का सामान बनकर 100 रुपये 101 रुपये में भारत में बिक रहा है और भारत का कोई सामान 100 रुपये में बिक रहा है, तो हो सकता है हमारे लोकल जो गुड्स हैं उसको लोग ना खरीदें, और हमारे यहाँ की जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ की अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है वो क्या हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, और वो क्या हो, कमज़ोर हो जाए, वो तबाह हो जाए। ये किस केस में होता है? ये चीन के केस में होता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो जो सामान हम 100 रुपये का बनाते हैं वही सामान चीन में वो 75 रुपये का बना लेते हैं। और 75 रुपये का कोई सामान बिक रहा है, 100 रुपये का कोई सामान बिक रहा है। विद्या कसम खा के बताइएगा, देशभक्ति के रहते हुए भी आप एक और न एक बार सोचेंगे कि यार ले लेते 75 रुपये वाला सामान ही, क्या चला जाएगा। हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो 100 रुपये, हो सकता है किफ़ायती दाम पर आप 75 रुपये खरीद लाएँ। चाइनीज़ लाइट तो सबके घर में भरी होती है, टेबल लैंप और पता नहीं क्या पहले आते थे, अब तो नहीं आते हैं। इसी के कारण से टैरिफ लगाए जाते हैं। भारत सरकार क्या करेगी, चीन का जो 75 रुपये का सामान आ रहा था इस पर 45 रुपये का टैरिफ लगा देगी। अब बेचो, कितना हो गया, ये 120 रुपये का बिकेगा, और भारत का सामान 100 रुपये का बिकेगा, तो 100 रुपये वाला लोग खरीदेंगे। ईयू का सामान 101 का आ रहा था, इस पर 20% का टैरिफ लगा दिया, तब ये 122 रुपये में बिकेगा, 122 से बिकेगा, और भारत का सामान 100 रुपये में बिकेगा। तो कौन सा खरीदेंगे आप? भारत का सामान खरीदेंगे 100 रुपये वाला। इसीलिए सरकारें दुनिया भर की टैरिफ लगाती हैं, टैक्सेशन करती हैं, और अलग अलग जगहों पर। एफटीए कहाँ पर साइन किया जाता है? हम चीन के साथ एफटीए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और हमारा पूरा मार्केट भर जाएगा, हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ईयू के साथ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईयू को हम लगभग जितना बेचते हैं उतना ही खरीदते हैं, सरप्लस में ही रहता है अपना, इसलिए हम ईयू के साथ साइन कर सकते हैं। या हो सकता है कुछ सेक्टर में हम साइन ना करें, इसी के कहा जाता है क्या, एफटीए कहा। इसका लाभ क्या है? तो लाभ ये कि उपभोक्ता के पास, आपके और हमारे पास में ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। आप मार्केट जाएंगे, हो सकता है कि आपको 101 रुपये का ये सामान पसंद ना आए, दूसरा सामान आप 101 का खरीद सकते हैं, तीसरा सामान आप खरीद सकते हैं, चौथा खरीद सकते हैं। नुकसान क्या होता है? कहीं न कहीं लोकल इंडस्ट्री जो होती है उसको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा को ज़्यादा सामना करना पड़ता है।
लेकिन प्रतिस्पर्धा से हमेशा नुकसान ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को फायदा होता है, अच्छी क्वालिटी और अच्छे मूल्य पर आपको हर चीज़ें मिल जाती है। मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी, कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में संधि की जाती है उनका उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इस लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं और इसीलिए भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले कर रही थी, पर कहीं किया है उसने, आपने देखा हो यूएई के साथ में किया है हमने, ब्रिटेन के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, ईयू के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका भी बातचीत हमसे कर रहा है व्यापार संधि को लेकर कि हम आने वाले समय व्यापार संधि पर साइन करें और एफटीए वगैरह की बातचीत भी करें। इससे लाभ क्या होता है? व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है, अर्थव्यवस्था गति मिलती है, इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में मदद मिल रही है। हालांकि कुछ कारणों के चलते इस मुक्त व्यापार का विरोध भी किया जाता रहा है। वही लोकल इंडस्ट्री जो होते हैं उसको अधिक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे देश जो वस्तु और सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वे एफटीए के जरिए तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर भी एफटीए के माध्यम से हर कोई लाभ कमाता है, लेकिन आज एफटीए के प्रचलित अवधारणा और वास्तविकता के बीच टकराव देखने को हमें मिलता है। जैसे कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, ये कनाडा और यूएसए के बीच में लागू है। ट्रंप जो है इसको खत्म करना चाहते हैं, जिसे 1994 में लागू किया गया। मैक्सिको के निर्यात के कारण 2 लाख कई नई नौकरियां पैदा करने वाला था, लेकिन 2010 तक अमेरिका की मैक्सिको के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई और लगभग 7 लाख रोजगार समाप्त हो गए। 2010 में अमल में लाए गए यूएसए कोरिया मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात नौकरी में वृद्धि करना था, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इससे कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो गया उल्टा दोनों देशों को। यानी कि इसका सिर्फ पॉजिटिव अनुभव नहीं रहा है, निगेटिव एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रहा है। और निगेटिव एक्सपीरियंस के कारण से क्या होता है, कई सारे देश घबराते भी हैं साइन करने से। हालांकि हर चीज़ का 2 इम्पैक्ट होता है, कुछ बेनिफिट होगा तो कुछ नुकसान भी होगा। यद्यपि भारत और एफटीए क्या है, भारत 1947 से ही गेट, टैरिफ और व्यापार पर समझौता का जो है GATT गैट का एक संस्थापक सदस्य है, जो अंततः 1995 में विश्व व्यापार संगठन बदल गया था। लेकिन 1991 का आर्थिक उदारीकरण के बाद एफटीए को लेकर गंभीर नजर आया है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भारत का व्यापार जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय स्तर तक पहुंचा है और भारत ने कई सारे देशों के साथ में एफटीए साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया, यूएई वगैरह इसका उदाहरण हो सकते हैं। भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इसमें दक्षिण एशिया के देश और चीन और कोरिया ये सब शामिल हैं। भारत इसमें इसलिए नहीं शामिल हुआ क्योंकि इसमें चीन शामिल था, और चीन अगर शामिल है और उसमें एफटीए हम कर लेंगे, मतलब कि टैरिफ को कम कर देंगे, तो हमारा लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा। इस कारण से भारत एफटीए में शामिल नहीं हुआ, RCEP में नहीं शामिल हुआ, RCEP में शामिल नहीं हुआ था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2019 की बात है। किन बातों का ध्यान में रखना होगा भारत को? एफटीए पर बातचीत करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे लोकल इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारी बाज़ार जो है वो डिस्टॉर्टेड ना हो जाए, हमारे बाज़ार में हमारे सामान भी बिके और EU को हमारा निर्यात बढ़े, हम निर्यात भी ज़्यादा करें, केवल आयात ही ना। इसी का सबसे विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है विज्ञान दिवस पर। विज्ञान दिवस था ना कल, तो उसी के बारे में आज हम लोग बातचीत। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ये इतना बड़ा थीम है। ये थीम कौन याद रखेगा? आपको याद रखना है, गुरु पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, पीटी में ही पूछ सकता है। विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार, यानी कि साइंस एंड इनोवेशन, किसके लिए? डेवलप्ड इंडिया के लिए, वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को एम्पावर करना, भारतीय युवाओं को एम्पावर करना ताकि वो वैश्विक नेतृत्व कर सके इनोवेशन एंड साइंस में। ये वैज्ञानिक नवाचार तथा युवा नेतृत्व की भूमिका प्रकाश पड़ता है। ये विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और सीवी जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, इनको भी नोबेल गुलाम भारत में ही मिला था। आज़ादी भारत में, हमें आज़ाद भारत में मदर टेरेसा और सब क्या नाम है उनका, बच्चों के लिए जो काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी वगैरह, इन्हीं को मिला है। विज्ञान क्षेत्र में हमें नोबेल पुरस्कार अब मिलना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आप जानते होंगे। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे पहली बार 1987 मनाया गया। ये पूछ सकता है आपसे कब घोषित किया गया? 1986 में।
86 में घोषित किया गया है विज्ञान दिवस। सीवी रमन के बारे में मुख्य तथ्य। प्रारंभिक जीवन। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी में एमए की, परमाणु भौतिकी और प्रकाश की महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज 1934 की स्थापना इन्होंने किया था। उनका अनुसंधान प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, एक्सरे, ध्वनिक साउंड और समुद्री के रंगों पर केंद्रित था, जिसके परिणामस्वरूप रमन प्रभाव की खोज हुई थी। सम्मान व मान्यता। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में नाइट की उपाधि प्रदान किया गया। सीवी रमन ने रमन प्रभाव के 1933 में 1930 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जीता है, जिससे विज्ञान नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने थे। पूरे एशिया में, चीन, जापान इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे एशिया में विज्ञान में नोबेल किसको मिला था पहली बार? तो सीवी रमन को मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो थ्योरी थी ना, उसको देने के लिए उन्होंने। रमन प्रभाव या उस घटना को संदर्भित कर जहां आने वाला आपतित प्रकाश एक नमूने के साथ संपर्क में आता है, तरंग दैर्ध्य परिवर्तन से गुजरता है और आणविक कंपन के साथ अंतःक्रिया के कारण प्रकीर्णन प्रकाश उत्पन्न करता है। इस घटना को रमन स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है। रमन प्रभाव का अनुप्रयोग भी है। यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन का विश्लेषण का आधार बनता है, जिसके व्यापक रूप से पदार्थ के गुणों का अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। आप इतना भी याद रखेंगे कि रमन प्रभाव के लिए रमन को, डॉक्टर सीवी रमन को क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था बंधुओं? 1930 में। 1930 में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा कर रहे थे उस समय, उसके बाद समय विज्ञान में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय लोगों को मिला है, लेकिन भारतीय लोग जब अमेरिका जाकर बस जाते हैं, इंग्लैंड जाकर बस जाते हैं, यूरोप में जाकर बस जाते, तब जाकर उनको मिलता है। भारत में रहकर वही आदमी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं वो आदमी भारत में रहकर रिसर्च करते हैं? क्यों नहीं वो आदमी भारत में रहकर रिसर्च करते हैं? मुझे नहीं पता, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। और यही बताना था आपको। विज्ञान दिवस का थीम याद रखिएगा। दरअसल प्रीलिम एग्जाम के लिए आपसे पूछेगा कब मनाया जाता है, ये भी पूछेगा आपसे, और कब से शुरू किया गया ये पूछेगा आपसे। इस बार का थीम जरूर याद रखिएगा, और किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।